यस सो हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि सभी लोग बढ़िया हैं एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस, बिकॉज अभ्यास सीरीज में अगर अभ्यास ही नहीं है तो काय बात की सीरीज गाइस, राइट? टुडे हम चैप्टर नंबर 2 को अपने कंटिन्यू करेंगे एंड बहुत सारे अदर डिफरेंट क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप अच्छे से पीएलसी पढ़ के आइएगा एंड यस, तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने उसी क्वेश्चन से, जो कि किस पर बेस्ड होगा? पीएलसी पर बेस्ड होगा। सो विल बी स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21। मुझे क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, बट क्या कोई टेक्निक है जिससे मैं समझ जाऊं कि क्वेश्चन किसके ऊपर है? या कोई टेक्निक है गाइस जिससे मुझे पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है? हम लास्ट टाइम पढ़ी। ठीक है, क्योंकि पूर्वांशु ने मुझे टेक्निक बताई है तो ठीक है, मैं लास्ट लाइन पढ़ के देखती हूँ क्या कुछ मिलेगा कि नहीं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन the stage of PLC in which fresh breath falls। ओहो, अब मेरे कलेजे विच ठंड पाई है। क्यों? क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया कि क्वेश्चन किसके ऊपर है? पीएलसी के ऊपर है। और हाँ, इसको देख के एक बात और समझ में आ गई कि पीएलसी है, स्टेज उसने आइडेंटिफाई करने को बोला है और कंपनी का नाम भी दिया है। तो चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा और ये समझना होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन केस स्टडी है या फिर ये क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। गॉट द पॉइंट? चलो, तो पूर्वांशी प्लीज रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. ABC Limited manufactures and sells air purifier Fresh Breath. The Fresh Breath has seen sales growth of around 1% for the last 2 years, after strong growth in the previous 5 years. मतलब This is due to मतलब कि जो ये हमारा ब्रांड है, बेसिकली वो ब्रांड क्या है? फ्रेश ब्रेथ। ठीक है, और इसको कौन बनाता है? कंपनी का नाम क्या है? ABC Limited. एबीसी। वेरी गुड। तो एबीसी लिमिटेड एक प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज एन एयर प्यूरिफायर। उसका नाम देता है फ्रेश ब्रेथ। फ्रेश ब्रेथ को की जो सेल्स के बारे में बताया गया, उसने बोला कि जो ग्रोथ है वो हो रही है अराउंड 1% फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। तो पास्ट 2 ईयर्स में ग्रोथ हो रही है, हाँ जी हो रही है। कितना परसेंट? 1%। बट इससे पहले की बात क्या बोली इसने? आफ्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द प्रीवियस 5 ईयर्स। यानी कि इससे पहले जो ये 2 साल की बात कर रहे हैं ना, इन 2 साल से पहले जो पिछले वाले 5 साल थे ना, उसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पूर्वांशी। This is due to new products entering the market in competition with the Fresh Breath ABC. अच्छा, तो ये रहे वो 5 साल, ये तो वो 5 साल है और ये वो 2 साल है। तो बेसिकली यहाँ पर काफी अच्छी जो थी हमारी स्ट्रॉन्ग सेल्स थी, बट यहाँ पे जाके जस्ट हमें 1% ग्रोथ मिल रही थी, सेल्स में ज्यादा नहीं मिल रही थी। कहते कि ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में क्या आ गए? नए प्रोडक्ट्स आ गए इनटू द कंपटीशन। ओके, ठीक है, आगे चलो। ABC Limited is therefore considering cutting its prices to be in line with its major rivals with a hope to maintain the market share. क्या मैंने आपको बताया था? अगर आप मेरी बातों को याद कर रहे हो तो मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी कोई न्यू एंट्रेंट आता है या फिर कंपटीशन में हम राइवलरी ज़्यादा होती है तो क्या होता है? प्राइसेस को कट किया जाता है। अगर आपने कल का लेक्चर सुना है अच्छे से तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब इसने इन्होंने भी यही करा। अब नया बंदा आया, नया ब्रांड आया और फिर उसके बाद में क्या होना शुरू हो गया? सामने वाला सस्ते पे देगा। तो भाई अब एबीसी जो है ना, एबीसी इज ऑल्सो देयर फॉर कंसिडरिंग, ये भी सोच रहे हैं कि भाई हम भी अपने प्राइसेस को कट ऑफ कर दें, नीचे ले आए, इन लाइन विद इट्स मेजर राइवल्स। जो उसके बाकी राइवल्स कर रहे हैं ना, इसके बाकी राइवल्स सस्ते पे दे रहे हैं तो ये भी अपना जो है ना प्राइस जो है वो सस्ते पर ले आए, ताकि ये अपना मार्केट शेयर जो है मार्केट में अपना दबदबा बना के रखते हुए। मेरे को ना, मैं ऐसी नो आई हैव टू स्टडी लाइक, ठीक है, मैं मेरे को बोलते हुए कोई शर्म नहीं है, बट दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, पर तो मैं आपको बता रही हूँ, आप रिकॉल कनेक्ट भी कर पाएंगे। सो देयर इज अ वेरी फेमस ब्रांड दैट इज द स्वप्न पटनी क्लासेस, राइट? तो अगर आपने सुना उनके बारे में, हैव यू एवर हर्ड अबाउट देम, राइट? उन्हीं से ही शायद। पढ़े थे। ठीक है, ओके ग्रेट। सो व्हाट द पॉइंट इज, अभी जस्ट आई वाज स्क्रॉलिंग यस्टरडे ओनली,
So what I found that their strategic management books, उनका कॉम्बो मिल रहा है मात्र सिर्फ 600 रुपए के अंदर। एसएम की बात कर रही हूँ मैं खाली। क्या मिल रहा है? कॉम्बो मिल रहा है 600 रुपए में एसएम की बुक्स का, एंड एफएमएस से मिला के 1200 में कॉम्बो मिल रहा है, ठीक है। एंड आई रिमेम्बर दोज डेज, आई गेस इट वाज 2017 2018 के अराउंड अराउंड, ठीक है। एंड मैं लक्ष्मी नगर में जो है बच्चे आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, और वो जो सर हैं उनकी बुक्स काफ़ी पॉपुलर थी, चार्ट बुक वगैरह काफ़ी पॉपुलर थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कलरफुल बुक के लिए जब परचेज करने के लिए जाते थे और वो ऐड टू कार्ट करते थे या फिर खरीदे जाते, 2700 रुपए का उनको बुक सेट मिलता था। 2700 रुपए का बुक सेट। और आज वो प्राइस कितना पहुंच गया है, देख रहे हो? सो जो हम पढ़ रहे हैं वो असली इंडस्ट्री में देखने को मिल ही रहा है, हो ही रहा है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द मार्केट शेयर, देयरफॉर प्राइसेस को कट किया जाता है, क्योंकि राइवल्स के हमें कदम से कदम मिला के चलने पड़ते हैं। तो मुझे याद है उस टाइम पे बच्चा साथ के बोलता था, मैम 2700 रुपये की तो सिर्फ किताबें किताबें हैं, बाकी मैं क्या बताऊँ आपको। और 2700 रुपये भी डिस्काउंट करके आगे शायद था, अदरवाइज द प्राइस वॉज 3300 रुपये समथिंग। तो 3000 की बुक्स बोलते थे कि ओ माई गॉड 3000 की किताबें किताबें क्या ही खरीदे हैं। ठीक है, चले आगे। तो अच्छी बात है, वी डू हैव, हम भी एसएम पढ़ाते हैं, हमारे पे भी एसएम लागू होता है, एंड इस इंडस्ट्री पे भी एसएम लागू होता है। दिस इंडस्ट्री इज नथिंग डिफरेंट। चलो, तो मार्केट रिसर्च इंडिकेट्स, अब आगे क्या हुआ बताओ पूर्वंशी। Market research indicates that this will now cause a significant increase in the level of sales, even though in previous years, price cuts have had little effect on demand. वो कह रही है कि ठीक है, ऐसा करने से थोड़ी बहुत सेल्स बढ़ सकती है, ठीक है, ओके आगे। ABC Limited is also planning to launch a promotional campaign to highlight the benefits of the fresh breath against its rival products. है ना? तो ये भी समझ में आ गया कि अब वो क्या कर रही है, प्रमोशन मार्केटिंग शार्केटिंग कर रही है। क्वेश्चन में कोई तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ तो नहीं है, चलो। अब हम इसमें क्या करना है, हमारे को पीएलसी की कौन सी स्टेज पर अपन है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड बताइए फटाफट से, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है या केस है, सिनेरियो है? दे रखा है कि भाई ये Yes, प्रॉब्लम है, yes. इसका ये बता दीजिए आंसर। Case study. मैं वोट कर रही हूँ एप्लीकेशन बेस के लिए, मेरा वोट जाता है एप्लीकेशन के लिए। ओम तुम मेरे साथ हो? नहीं। मेरे साथ कोई भी नहीं देता, यही मेरी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं ओम, तुम जाओ। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, पता है तुम कहाँ से पढ़ के आए हो कि तुम सब लोग सही आंसर दे रहे हो। तो इट इज अ केस स्टडी। चलो गाइस, केस स्टडी का मुझे याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है कि क्या कोई फॉर्मेट होता था या बस मैं सीधा लिख दूं। मैम होता था फॉर्मल। होता था फॉर्मेट? ठीक है, फिर फटाफट से बताओ क्या फॉर्मेट था। पहले फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ठीक है। एनालिसिस, फिर ठीक है। कंक्लूजन। ओके चलो, हेडिंग कौन लिखेगा आके? यही गलती करता है बच्चा। और तरुण से मैं ज्यादा पूछती हूँ, ये क्वेश्चन को पहले इसने क्वेश्चन के ऊपर उसको ये डांट पड़ी थी, और अब क्या भूला है ये, हेडिंग भूला। भूला ना, नहीं भूला। हेडिंग तो हमारे हर क्वेश्चन में चलती है कि नहीं चलती है? चलो बताओ, बता फटाफट से सुनहरी सी हेडिंग इस क्वेश्चन के लिए। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। वेरी गुड। सुनो, Product life cycle. मैं ये कहती हूँ एग्जाम्पल, मैं ये कहती हूँ कि जो ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे हिसाब से अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं करा है कि ये कौन से स्टेज पर है। ये हमारी पीएलसी है, इसमें ऑब्वियसली 4 स्टेजेस होती हैं। मैं ये कहती हूँ कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ के ये तो समझ लिया कि भाई हम इंट्रोडक्शन स्टेज पे तो है ही नहीं। हाँ, दिख रहा है हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, बात ही खत्म। डिक्लाइन स्टेज पे है ही नहीं, क्योंकि डिक्लाइन में तो क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट आता है हमें रिप्लेस ही कर देता है। तो अब बचा कौन, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। तो चलो मुझे बताओ, ग्रोथ में क्या होता है, सेल्स अच्छे से जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है, ठीक है। बट मैच्योरिटी में क्या होता है, ज्यादातर हमारी सेल्स क्या कर जाती है, मैच्योर कर जाती है, इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं होता। नहीं हो तो अब मुझे बताओ, ग्रोथ ले लूं कि मैच्योरिटी ले लूं? maturity. ठीक है। ओम समझ में आया कि ये क्वेश्चन का आंसर ये वाला क्यों है? यस मैम।
तो अगर मैच्योरिटी आंसर है, मेरा मन कर रहा है यहाँ पर कि मैं लिख देती हूँ मैच्योरिटी नो इन। मैम। नो मैम, क्यों? आंसर को हेडिंग में नहीं लिख सकते। अब बात समझ में आई? क्योंकि अगर मान लो मैं कहती हूँ गलती से मैंने डिटरमाइन किया कि ग्रोथ में आता है, ठीक है, मैंने मैच्योरिटी जो कि सही आंसर है उसको नहीं देखा, मेरे क्वेश्चन को कोई भी बंदा रीड ही नहीं करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो इसीलिए ही हम क्या नहीं करते हैं, अपने आंसर को हेडिंग में कभी भी नहीं लिखते हैं। चलो ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अंडरलाइन। अब क्योंकि इसने मुझे बोला कि मैम फैक्ट्स ऑफ द केस लिखना है, तो मैं ठीक है फैक्ट्स ऑफ द केस लिख देती हूँ। तो रोमन्स में फर्स्ट लिखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। अच्छा एक बात मुझे बताओ, कि कैपिटल में स्मॉल में दोनों में लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। मैं कैसा भी लिख सकती हूँ, मेरी मर्जी है, ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी लिख सकती हूँ। चलो गाइस, मेरा मन कर रहा है पूरे एक पन्ने का फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दूँ। इतना बड़ा क्वेश्चन है, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने जाऊंगी तो एक पन्ने का तो हो ही जाएगा। वाओ, लिख देते हैं। Only 2 lines. हाँ, Only 2 lines. Not मैम ज्यादा नहीं लिखना होता है ज्यादा नहीं लिखना होता, क्यों? मैम। मार्क्सिंग इसके के नंबर मार्क्स नहीं नहीं मिलते। मिलते, ये तो हम कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा तो थोड़ी ना देंगे। मैंने देखो बुलेट पॉइंट यहाँ लगा दिया, ठीक। नहीं, हाय बताओ, ये लड़की मुझे कदम ही रखने नहीं देती है। 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। मैम फैक्ट्स ऑफ द केस तो कैपिटल में आएगा ना। हाँ, वो कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, और अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बट मेन हेडिंग हैज टू बी इन कैपिटल ऑलवेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चलो, अब गाइस मेरे को बताओ ट्राई करके कि व्हाट इज द व्हाट शुड आई राइट इन फैक्ट्स ऑफ द केस। ट्राई विद द क्वेश्चन एंड जस्ट मुझे बताओ कि आप क्या लिखोगे। कंटेंट इस बार बहुत ज्यादा है, अब आपको सोचना पड़ेगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट द पीएलसी इज ऑल अबाउट। पीएलसी इज ऑल अबाउट द सेल्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। पीएलसी का ग्राफ याद करो, इसका मतलब हमारे को सेल्स और टाइम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और वही हमारा मेन फैक्ट्स ऑफ द केस बनेगा। क्या सेल्स के ऊपर कंटेंट है गाइस? तो बताओ क्या ड्राफ्ट करोगे। Fresh Breath has seen sales growth of around 1% for the last 2 years after strong growth in the previous 5 years. ठीक है, ओके, फर्स्ट पहला पॉइंट ये बना दिया, ओके डन। नेक्स्ट पॉइंट, ओम ट्राई करो, सेकंड पॉइंट मेरे को बताओ। मैम इसमें ये नहीं लिख सकते कि दे हैव टू कट देयर कॉस्ट प्राइस टू मेंटेन जो उसकी मार्केट शेयर है उसको मेंटेन करने के लिए उसको प्राइस कट करने कॉस्ट कट करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, मैं तुमसे सवाल दोबारा पूछती हूँ। पीएलसी जो होता है वो क्या बताता है? सेल्स बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इजंट इट? आपको ग्राफ याद है, मैंने आप बगल में बना भी रखा है, यस और नो? पीएलसी यही यस मैम। बताता है। अगर आप अपना ग्राफ खोल के देखें तो पीएलसी क्या बताता है? अब अगर मान लो मैंने ये जो काम करा है, कि मैं सुनो, मैंने ये काम करा है कि मैंने प्रमोशनल कैंपेन्स कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिया, आखिरकार ओ मैंने करा किसके लिए है? सेल्स के लिए। सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली आई हैव टू राइट अबाउट द सेल्स एंड द टाइम। तो मेरे को मुद्दा किसका, मेरे को क्या किसके ऊपर लिखना चाहिए? देखो इसने क्या बोला, इट टेल्स द रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो यहाँ पर सेल्स दिखाते हैं, यहाँ पर टाइम दिखाते हैं। तो देखो, अगर मैं एक बात बोलूं कि मुद्दा ये नहीं है कि मैंने क्या किया, मुद्दा ये है कि सेल्स और टाइम पर क्या इफेक्ट पड़ा, वही तो मैं फैक्ट्स ऑफ द केस में लिखूंगी, राइट? फैक्ट्स ऑफ द केस की बात कर रही हूँ मैं। चलो, तो अब क्वेश्चन पे वापस आती हूँ। तो मैंने जो मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह करे, सॉरी इस कंपनी ने जो मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह करे, तो उन्होंने क्या लिखा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा?
This will now cause a significant increase in the level of sales. तो जो ये कर रहे हैं मार्केटिंग वगैरह और जो कॉस्ट की कटिंग कर रहे हैं, इन दोनों के थ्रू बेसिकली क्या करना चाहते हैं, ये सेल्स को Yes. बढ़ाना चाहते Yes. हैं. तो ये बनेगा अपना सेकंड पॉइंट. तो पहला पॉइंट पूर्वांशी ने बताया था, पहला पॉइंट तो इजी है, कर लिया. मैं आपको इसमें मार्क कर देती हूँ, ये देखो ग्रीन कलर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहला पॉइंट लिख सकते हो. मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, फैक्ट्स ऑफ द केस. सेकंड में आप क्या लिखोगे, क्या किया उसने, प्राइसेस को कट किया और प्रमोशनल कैंपेन किया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेल्स. यही तो क्रक्स है. आओ सेकंड पॉइंट मैं लिखवाती हूँ, ठीक है. डिड मार्केटिंग कैंपेन वर्ड है, क्या वर्ड है, मार्केटिंग कैंपेन से है प्रमोशनल कैंपेन. डिड promotional campaigns and cutting of prices so as increase the sales. हो गया ना जस्ट. चलो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट, एनालिसिस लिखेंगे या कॉन्सेप्ट लिखेंगे. Concept applicable. कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट लिख दो या कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल लिख दो या फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख दो. अब मैंने आपको बताया था दैट फैक्ट्स ऑफ द केस और कॉन्सेप्ट मिलाकर आप पूरा एक एक पेज भरते हो, है ना, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो, एनालिसिस लिखते हो और कंक्लूजन लिखते हो. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, डायग्राम बनाओगे वैसे इस क्वेश्चन में? पीएलसी का डायग्राम मेरे हैंडमेड नोट्स में गिवन है, Yes. Yes, given है. तो बनाओगे डायग्राम. हम्म. और इसका नहीं बनाओगे तो किसका बनाओगे गाइस, बताओ. पीएलसी का डायग्राम पे ऐसा कोई बच्चा है जो पीएलसी क्वेश्चन बिना कर दे? तो अब हम पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे. बट अब देखो यहाँ पर क्या चीज है, ध्यान से मेरी बात सुनना. आपको याद है जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन कराया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर, फिर उसने पूछा था एग्जांपल कि ये जो लड़की है या ये जो बंदा है कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे लाई करता है, फिर हमने बताया था अरे तो टॉप लेवल पे लाई करते हैं. फिर मैंने आपको ऐसे शोकेस करना सिखाया था, याद है? तो ऐसे हमें क्या करना पड़ेगा, हम पीएलसी का ग्राफ बनाएंगे और हमें क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि जो फ्रेश ब्रेथ है ये कौन से स्टेज पर लाई करती है. तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे पेंसिल से ऐसे हल्के से करके, और क्या लिखेंगे यहाँ पर एरो मार के, फ्रेश ब्रेथ लिखेंगे ना. मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, अभी बताऊंगी कि कहाँ पे क्या करना है. यहाँ पे पूरी मार्किंग होगी, सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टेज 1, मतलब बाकी आप मार्किंग करोगे एज इट इज. समझ में आया? क्योंकि अगेन क्या है, दिस इज शोकेसिंग, दिस इज शोकेसिंग कि भाई हम कहाँ फॉल करते हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या करते हैं अपन, ज्योग्राफी वाले मैप्स की तरह शोकेस करते हैं. क्लियर हो गया? तो अपन कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसके बाद अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, या फिर कॉन्सेप्ट लिखने के बाद एनालिसिस लिखने के बाद डायग्राम बनाएंगे. ठीक है. और अगर मान लो हम भूल जाते हैं तो कंक्लूजन के बाद डायग्राम बना लें. ठीक है, ओके. चलो तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट. बताइए, हम क्या पहले ही बता चुके हैं कि पीएलसी एप्लीकेबल है? जी हाँ, पीएलसी इज एप्लीकेबल. तो अब हमारा किसके ऊपर लिखना पड़ेगा, पीएलसी के ऊपर लिखना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर किसकी बात की गई है, पीएलसी एज अ ग्राफ की बात की गई है. तो पीएलसी आप क्या लिख सकते हैं, एटलीस्ट आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, आपको याद रहेगा. ये एक एस शेप कर्व होता है, ये आप लिख सकते हैं. उसके बाद क्या होता है, इसकी 4 स्टेजेस होती है. उसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, उसने क्वेश्चन के अंदर बेटा जी ये बोला, देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ पीएलसी इन विच द फ्रेश ब्रेथ फॉल्स. क्या इसने मुझसे सारी स्टेजेस की एक्सप्लेनेशन मांगी? ना 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 ना. इसने बोला कि वो वाली स्टेज को आइडेंटिफाई कर दो और वो वाली स्टेज को एक्सप्लेन कर दो जिसमें ये प्रोडक्ट हमारा फॉल करता है. तो बताओ मुझे ओम, क्या मैं चारों स्टेजेस जो कि मेरे हैंडमेड नोट्स में लिखा हुआ है, मैं चारों के चारों स्टेजेस को क्या बोलते हैं,
एक्सप्लेन करूंगी या फिर उसी को एक्सप्लेन करूंगी जो एप्लीकेबल होगा? सिर्फ उसी को जो एप्लीकेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? चले आगे। ओके, तो पहले मैं क्या लिखूंगी कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल is a S-shaped curve which tells about the, क्या बताता है बताओ मुझे याद करके, क्या सिखाया था, क्या बताता है? relationship of sales रिलेशनशिप, वेरी गुड। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। के बाद हमने किसकी बात करनी है? अब स्टेजेस की बात करनी है। तो बताओ टोटल कितनी स्टेजेस है? हाउ मेनी? 4। और So there are 4 stages in PLC। ठीक लिखा है मैंने? कर सकते हैं इसे? चलो, कौन कौन सी स्टेज होती है लिखोगे अपने आप? इंट्रोडक्शन होती है, उसके बाद ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी होती है, और फिर उसके बाद डिक्लाइन होती है। अब हमारे को एक्सप्लेन कौन सा कॉन्सेप्ट करना है? सिर्फ वो वाला स्टेज करना है जो यहाँ पर एप्लीकेबल है, ठीक है? तो अपन अब स्टेज नंबर 3 को यहाँ से ये पूरा कॉपी करेंगे, सिर्फ इतना कॉपी करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट में एज इट इज चला जाएगा पॉइंट नंबर 3 के अंदर, यहाँ पर। क्या लिखेंगे अपन? इन द PLC स्टेज 3 इज रेफर्ड एज मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पर क्या होता है? कंपटीशन टफ हो जाता है, मार्केट गेट स्टेबलाइज, राइट? कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, ये सब पता है कि नहीं पता है? मेन कीवर्ड क्या है? यस मैम। कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, ठीक है? एंड हमारे को बेसिकली क्या एटलीस्ट क्या करना पड़ता है? स्टेबिलिटी के लिए वर्क करना पड़ता है कि चलो ठीक है, भूत के बाद की लंगोटी भली, कुछ कुछ तो मिल जाए, राइट? तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट उठा लेंगे, आपके पास जो भी कॉपी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से कंटेंट जो है पिकअप कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? पॉइंट नंबर 3, एनालिसिस। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे इस कंटेंट के साथ में। तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? कि भाई देखो, फ्रेश ब्रेथ की हालत कैसी थी, फिर उसके बाद उसने क्या किया? प्राइस को कट करा और मार्केटिंग कैंपेन चलाई, ठीक है? किसके लिए चलाई? अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मार्केट में अपने इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन क्या हो गया था? स्टिफ हो गया था, एंड देयरफॉर द प्रोडक्ट इज फॉलिंग अंडर द मैच्योरिटी स्टेज इन द PLC। ट्राई करोगे, लिखोगे अपने आप, कोई ऐसी बात तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कि अब घबराने की बात है। यानी कि एनालिसिस के अंदर अपन क्या करते हैं? अब एनालिसिस के अंदर ना आप अपना क्वेश्चन छोड़ दो, आप जब एनालिसिस लिखने बैठे हो तो क्या करो? आपका जो फैक्ट्स ऑफ द केस है, जो ये आपने 2 पॉइंट लिखे, ये 2 पॉइंट टुगेदर विद द कॉन्सेप्ट, इन दोनों को साथ में लेकर और यहाँ पर ये आंसर फॉलो करो कि ये कंपनी का सिनेरियो है, दैट इज कंपनी इज फॉलिंग अंडर द थर्ड स्टेज ऑफ द PLC, ठीक है? उसके बाद अपन क्या करेंगे? यहीं पर कंक्लूजन डालने से पहले मेरे जैसा बंदा क्या करेगा? डायग्राम बनाएगा। एनालिसिस के एटलीस्ट 2 या 3 पॉइंट आप लिख दोगे, ठीक है? अब क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम मैंने आपको सिखा रखा है, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे। मैम डायग्राम आपने कॉन्सेप्ट और एनालिसिस के बीच में नहीं? दोबारा बोलो बच्चा। मैम डायग्राम आपने कॉन्सेप्ट और एनालिसिस के बीच में कॉन्सेप्ट और एनालिसिस के बीच में बनाने के लिए
हाँ मतलब मैं वही कह रही हूँ कि आपका जहां मन करे, मेरे को लगता है कि मैं पहले एनालिसिस करके फिर कर दूं, मैं वहां भी कर सकती हूँ। बीच में मन करे मैं बीच में भी कर सकती हूँ, यानी कि इसकी प्लेस में मैं पहले भी कर सकती थी। वही मैं कह रही हूँ, दोनों तरह से करके दिखा रही हूँ। एक बार मैंने आपको कंक्लूजन के बाद भी करके दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगी फ्रेश ब्रेथ, जो भी नाम है पूरा मैं लिख दूंगी, और यहाँ पे पूरा पूरा सेल्स टाइम, जो भी आपकी पूरी लेबलिंग है प्रॉपर होनी चाहिए। मैंने लेबलिंग कर दी यहाँ पर। उसके बाद जो है कंक्लूजन, कंक्लूजन के लिए क्या सिखाया था, कहाँ जाते हैं, वापस क्वेश्चन में जाते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ पीएलसी इन विच द फ्रेश ब्रेथ फॉल्स। तो आइडेंटिफाई तो हमने कर लिया, तो लिखेंगे फ्रेश ब्रेथ फॉल्स अंडर स्टेज 3 maturity stage of PLC। खत्म। हो गया मेरा आंसर। अब इसका मतलब डायग्राम का ऐसा नहीं होता कि भाई वो डायग्राम जो है केस स्टडी में कभी डायग्राम ही नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कोई रूल। डायग्राम सारे क्वेश्चन से बन सकता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया, डायग्राम हर जगह जो है बन सकता है। इजी हो गया, सिंपल हो गया, चलेगा इस आगे। चलो, तो नाउ विल बी गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रॉब्लम आई है तो मैं एक बार सॉल्व करवा देती हूँ, अगर नहीं प्रॉब्लम आई है तो मैं मूव ऑन करती हूँ। बताओ गाइस फटाफट। मैम मैंने मतलब ये जो है ना आंसर खुद से मतलब आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो मैंने आंसर पढ़ के फ्रेम करने की कोशिश करी थी, बट वो जानना था मतलब कि कैसे। क्रैक कैसे करना है वो बता दूँ, फ्रेमिंग कर हम्म। लोगे ये बोल रहे हो, ठीक है, ओके चलो हाँ, तरुण। और आप एक बार चेक करके बता देना कि और हाँ वो तो मतलब मैं कर कैसे। दूँ, हाँ चलो ठीक है, तरुण बोलेगा तो मैं करा दूंगी। तरुण तुम बताओ, कराऊं क्वेश्चन? हाँ मैम करा दो। फिर ठीक है, रीड कर दो। What aspect of industry competition is Pulkit currently faced as a result of this situation? ओके तो दिस का मतलब पूरा सिचुएशन पढ़ना पड़ेगा, बट दूसरा कीवर्ड क्या है पूर्वांशी? व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन, यहाँ पर बजना चाहिए दिमाग का घंटा, टन 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 टन। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्री कंपटीशन, इंडस्ट्री के कंपटीशन के बारे में आप बात कर रहे हो। यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट कि इंडस्ट्री का कंपटीशन क्या होता है। मैं बताती हूँ कुछ 2-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हम इंडस्ट्री के कंपटीशन की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल हो गया, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हो गया, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ऐसे में किस रिलेट करते हैं, कंपटीशन से रिलेट करते हैं। तो आपको एग्जैक्ट टॉपिक यहाँ पता नहीं चला, बट आपको ये समझ में आ गया कि कंपटीशन की बात की गई है, ठीक है, इतना क्रैक होता है। अब आगे चलते हैं, रीड करो तरुण, सिचुएशन क्या है? Pulkit was very confident about Cloud Kitchen business model, and he bought 3 real estate spaces in every hidi- hideous localities. ओके, पुलकित कौन है? पुलकित एक चंट आदमी है, कह रहा है आजकल इतना तो कोई कमाता नहीं है जितना लोग क्लाउड किचन से कमा लेते हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है मैं 3 जगह खरीदता हूँ, 3 रियल एस्टेट स्पेसेस इन द वेरी हाइडियस लोकेलिटीज, यानी कि ऐसी लोकेलिटीज जो काफी छुपी हुई है, ज्यादा किसी को पता नहीं है, ठीक है। वहां पर इसने 3 जगह ले ली, ठीक है भैया, ओके आगे। Later, due to government and court orders, the cloud kitchens had to be only operated in a well-ventilated spaces. अब क्या हुआ? गवर्नमेंट आई कहती, जैसे एक दिन गवर्नमेंट आई कहती आज से, आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट, ब्ला 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 ब्ला। ऐसी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने क्या बोला? हाँ, तुम बड़े बेटा अपने आप को बहुत से 30 मार का समझ रहे थे,
सस्ती जगह के चक्कर में कहीं पर भी तुमने क्लाउड किचन खोल लिया, ना वेंटिलेशन है प्रॉपर, यानी कि ऐसी लोकेलिटीज जो छोटी मोटी लोकेलिटीज है पीछे की तरफ है, ऐसी जगह जाके तुमने क्लाउड किचन खोल लिया, सस्ते में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, नॉट अलाउड। आपको प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेस के अंदर क्लाउड किचन को ऑपरेट करना पड़ेगा। तो कोर्ट ने क्या कर दिया, ऑर्डर डाल दिया कि क्लाउड किचन हैड टू बी ओनली, यानी कि अब देर इज नो अदर ऑप्शन आउट, क्योंकि ओनली वर्ड आ गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, विच हैज मेड हिज इन्वेस्टमेंट रिडंडेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सा, कहाँ किया था तरुण उसने इन्वेस्टमेंट, तरुण कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था पुलकित ने, रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया था। रियल स्टेट, कितनी प्रॉपर्टी खरीदी थी बच्चा, 3 प्रॉपर्टी खरीदी ओ थी। हो, और अब उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, रिडंडेंट। ये क्या होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट होता है बताती हूँ, इट इज कॉल्ड एज डेटा रिडंडेंसी। सो रिडंडेंट का मतलब होता है विच इज ऑफ नो यूज। जैसे कि मान लो आपने कोई फोटो क्लिक करी, ठीक है, और आपने वो फोटो, आपने भी कोई वीडियो बनाई, आपने उसकी जो रील बना ली, अब वो जो रील है वीडियो है उससे आपने उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, अब वो आपके मोबाइल पे क्या है, रिडंडेंट, यानी कि विच इज ऑफ नो यूज। आप फोटो क्लिक कर रहे थे, कई बार आप फोटो क्लिक करते हो आपके हाथ ऐसे आ जाते हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन, फोटो खराब सी होती है, यानी कि इट इज ऑफ नो यूज। तो कैसी फाइल होती है, रिडंडेंट फाइल। ठीक है, मेरे सिस्टम पे बहुत सारा, अब जैसे आप लोग मेरे को रोज रोज होमवर्क चेक कराते हो, मैं वो फाइल को डाउनलोड करती हूँ अपने सिस्टम के अंदर, वो फाइल क्या दोबारा खोल के मैं चेक करूंगी बैठ के, मेरे लिए वो फाइल कैसी है, रिडंडेंट। समझ में आया रिडंडेंट का मतलब। अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट कैसी हो गई, redundant, रिडंडेंट। क्यों हो गई बेटा, क्योंकि उसने जो है जो सोचा था उसका उल्टा हो गया, बहुत चालाक बन रहा था बेटा बाबा आपको, कहता मैं क्या करूंगा, क्लाउड किचन को ऑपरेट करूंगा, पिछड़ी जरा सी जगह पे जाऊंगा खोलूंगा, और यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि भाई नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ वेंटिलेटेड जगह पे ही काम करना है। अब मुझे बताओ क्वेश्चन वह समझ में आ गया, यस और नो। यस मैम। ठीक Yes. है, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये एमआरपी नहीं है, ये एमटीपी है, ठीक है, एमटीपी, ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में नहीं आया है, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके एमटीपी में गिवन है। अब बात ही आती है कि इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ने भसड़ मचाई है, ठीक है, अब आती है बात कि भैया मेरा टॉपिक कौन सा लगेगा, मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। ठीक है, चलो, तो पूर्वांशी ने मुझे बोला कि मैम मैंने जो है पूरा का पूरा आंसर पढ़ा, उसके बाद जो है मेरे को समझ में आया कि क्या लगा। तो पूर्वांशी जब आपने आंसर पढ़ा, और आंसर पढ़ने से जस्ट पहले आपको क्या लगता था कि व्हाट कुड बी द सिनेरियो, कि भाई तकलीफ किसको हो रही थी, मुझे बताओ, Pulkit. कुल किसको तकलीफ हो रही थी। और एक मेन वर्ड मैंने आपको बताया, क्या बताया, इंडस्ट्री कंपटीशन, क्या बताया मैंने आपको, इंडस्ट्री कंपटीशन। ठीक है, तो अब दो वर्ड को अपन कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री में कंपटीशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कंपटीशन के बारे में माइकल पोर्टर बहुत कुछ बोलता है, राइट, बहुत कुछ बोलता है। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, कि जब यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या कहता है, पुलकित मे बी फेसिंग द एग्जिट बैरियर्स ड्यू टू हिज इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट स्पेस। यानी अब देखो वो कहता है कि जो हमारा पुलकित है वो बेसिकली क्या फेस कर रहा है, एग्जिट बैरियर्स, और एग्जिट बैरियर्स किसके अंदर आते हैं, माइकल पोर्टर माइकल के पॉल। 5 फोर्सेस मॉडल में आते हैं। बट ये मेरी घंटी टन टन कैसे बजेगी कि एग्जिट बैरियर के बारे में बात कर रहा है, एनीवन, एनी, अगर आपके दिमाग में आता है क्या मुझे कोई बता सकता है। Rivalry, existing rivalry. मैंने सवाल दोबारा पूछ रही हूँ, मैं कह रही हूँ Hmm. कि एग्जिट बैरियर्स क्यों इसने लिखा, आपको क्या लगता है कि क्यों इसने लिखा होगा, कि व्हाट इज द पॉइंट, ऐसा कौन सा बैरियर है जो लग गया है और उसको हम एग्जिट बैरियर कह रहे हैं। मैम प्रॉपर्टी उसने परचेज करी है। जैसे मैंने कहा था ना, मैंने क्लासरूम में रेंट दे रही थी, मैं जा रही थी छोड़ के,
फिर कौन आया था, मकान मालिक आया था, क्या कहता था, अरे मैडम 11 महीने का तो रेंट आपको पूरा देना ही पड़ेगा, आप पढ़ाओ तो आपकी मर्जी, ना पढ़ाओ तो आपकी मर्जी। ऐसे यहाँ पर क्या बेटा, ही बॉट 3 रियल एस्टेट स्पेसेस, इस काम के लिए। अब जब वो कह रहा है कि भाई इस काम में मैंने इन्वेस्टमेंट कर ही ली है, तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आएगा, मैं क्या करूंगा इस इन्वेस्टमेंट को। मुझे तो क्लाउड किचन के मॉडल को से बहुत मैं तो इम्प्रेस हूँ। देखो यहाँ पर इवन ऐसा लिखा भी है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि यहाँ पर Pulkit is unable to find new spaces or make new necessary in renovation. He may be forced to continue operating in the hideous localities, which may impact his brand image and the customer experience. यानी कि उसको वही बिजनेस में रह के वही काम करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाया था उस इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हैज टू रिमेन स्टिक ओवर देयर। उसका जो पैसा है, उसका पैसा कहाँ लग चुका है, इन 3 प्रॉपर्टीज में लग चुका है। तो अब यहाँ पर आता है हमारा टॉकिंग अबाउट द एग्जिट बैरियर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं इसके बारे में और बात करूं तो देखो, एडिशनली अगर आप यहाँ वर्ड देखें तो एडिशनली करके एक बात दे रखी है। अब अगर इस एंगल से समझ नहीं आया, ये वाला एंगल समझो, एडिशनली तो बेसिकली उसने क्या किया, एक संक कॉस्ट जो है उसकी इंकर हो गई, जो कि उसने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, प्रॉपर्टी को परचेज किया, वो क्या बन गई, अब उसकी संक कॉस्ट बन गई है। संक कॉस्ट पता है क्या होती है कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग, जो ऑलरेडी अकर हो चुकी है। संक कॉस्ट क्या होती है, ओके सो मैं आपको बताती हूँ संक कॉस्ट से क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमारे मतलब परिवारों में कब से चला आ रहा है, और ये जो एग्जिट बैरियर है इसके साथ में जब रेट करना हो तो मेरे पास इससे बेस्ट एग्जांपल कोई और हो नहीं सकता। मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। क्या आपने कभी किसी लड़की वाले के जो फादर होते हैं या फैमिली वाले होते हैं, उनके मुंह से कहते हुए सुना है, बेटा बड़ा खर्चा हो गया, अब तो शादी में अपने पैर पीछे मत खींच, कभी सुना है ऐसा, कभी सुना है ऐसा कि क्या बोलते हैं, बड़ी लड़की की शादी हो रही थी, कुछ कुछ हुआ, ये बड़ी लड़की की डेथ हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई, तो शादी का खर्चा इतना हो ही चुका था, तो चलो ठीक है छोटी की शादी करा देते हैं, ऐसा कभी सुना है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अब जो शादी का वो जो पूरा बंदोबस्त किया गया है ना, वो बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त, जो कार्ड छप गए, वो सब चीजें, वो कॉस्ट क्या है, वो एक तरीके से संक कॉस्ट है, यानी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही इस बंदे ने जो प्रॉपर्टी खरीदी ना, ये बेकार था, संक हो गया, मतलब पैसा डूब गया। अब उससे कुछ कमा लो तो ठीक है, और नहीं कमा लो तो ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो मान लो बड़ी लड़की की शादी नहीं हुई तो छोटी लड़की को ब्याह देते हैं कि भाई ठीक है, पैसा डूबे इससे अच्छा तो चलो एक दूसरे की शादी करके पैसा बचा लेते हैं। तो ऐसे करके समझो। सो पुलकित मे हैव इनकर्ड सिग्निफिकेंट sunk कॉस्ट इन द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, और जिससे कि उसको क्या मिला, एक एग्जिट बैरियर मिल गया, क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में रह के पैसा लगा चुका था ऐसी प्रॉपर्टी पे, जो कि प्रॉपर्टी अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दी, मना कर दी। बट अब कुछ ना कुछ तो करेगा ना इस कॉस्ट को कवर करने के लिए, यानी कि राइट ऑफ करने के लिए, बोलो यस और नो। जैसे बड़ी की शादी की जगह फिर छोटी की करा दी जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने संक कॉस्ट को राइट ऑफ करने की तो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर उसने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसको कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिफरेंट बिजनेस मॉडल चूज करके क्या करना पड़ेगा, अपने इस संक कॉस्ट को रिकवर करना पड़ेगा। नाउ वो आगे नहीं जा सकता है। अब आपको बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो अगर आपको वो पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ कर दोगे, और इसका अगर मैं बोलूं तो जो क्रक्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी ये देखो इजी भाषा में यहाँ लिखा हुआ है, अब पढ़ो उसको। Therefore, Pulkit may be facing exit barriers due to his investment in the real estate spaces, which may make it difficult for him to adopt the new requirements or exit the industry entirely. चलो अच्छा मुझे बताओ कि मैंने जो है एग्जाम्पल किताबें छपवा ली, मान लो मैंने 1 लाख किताबें छपवा ली, ठीक है, 1 लाख मैंने किताबें छपवा ली। अब मान लो आईसीआई ने कोई रूल वूल चेंज कर दिया, ठीक है,
तो मैं अब क्या करूं? उन किताबों को मैं उन किताबों को हो सकता है मैं 1-1 रुपए में दे दूं, हो सकता है 10-10 रुपए में दे दूं। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब आईसीएआई ने कोई चीज चेंज कर दी, तो अब मेरा तो संक कॉस्ट हो गया बेसिकली। वो 1 लाख किताबें छपी पड़ी है मेरी, तो मैं क्या करूंगी? या मैं इंडस्ट्री से बाहर निकल जाऊंगी। क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो ये क्या बन गया? एक बैरियर बन जाता है। अब क्वेश्चन में एग्जिट बैरियर कैसे लगेगा, एक बार इसको समझते हैं। लुक एट दिस वर्ड कॉल्ड एज इंडस्ट्री कंपटीशन। राइट, तो उसने क्या किया? वो किसके बारे में पूछ रहा है? इंडस्ट्री कंपटीशन के बारे में पूछ रहा है। और इंडस्ट्री कंपटीशन के बारे में माइकल पोर्टर के कंटेंट में काफी कुछ दे रखा है। ये देखो, so that is how we are gonna determine which concept is applicable over here. And therefore अब यहाँ पर आते हैं rivalry in the industry, exit barriers. तो हम क्या लिखेंगे कि भाई दिस इज वन ऑफ द एग्जिट बैरियर्स, ठीक है। एंड एग्जिट बैरियर्स, अगर कोई एग्जिट बैरियर्स लगाता है तो कंपटीशन से जाने वाला बंदा क्या करेगा? कंपटीशन में रिमेन रहेगा तो कंपटीशन इंटेंस होएगा, कंपटीशन इंटेंस होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। डिक्रीज हो जाएगी। डन 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 डन, इजी सिंपल। चलो, तो ये क्वेश्चन काफी हटके क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन वाज। चलो अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 क्वेश्चन ये वाला पार्ट करेंगे। So this question is the replica of the question which we just did about PLC, ठीक है। तो आपको अपी अपी करना है। Give yourself 2 minutes, read the whole question and just उसके बाद मेरे को उसके बारे में बताओ। Giving you 2 minutes। एंड मुझे आप मुझे ये बताओगे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कैसे इसको करोगे, वो सब आप मेरे को बताओगे। गिविंग यू जस्ट 2 minutes, फटाफट से करके बताइए। ये स्टडी है मैम। पक्का? हम्म। है वो क्या बात है, मुझे बताओ। पढ़ लिया क्वेश्चन? ओके, आइडेंटिफाई। पूर्वांशी बताओ, आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। बताओ इसमें क्या लिखोगे? हाँ, इसमें स्टेज ऑफ पीएलसी आएगा, मतलब पीएलसी का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के बारे में बोला है कि वो लास्ट में ये भी लिखा है इसमें कि एक फ्लाइंग एक फ्लाइंग चप्पल यहाँ से आ रही है, पूर्वांशी के घर डिलीवर हो रही है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक बात है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, बट लास्ट की लाइन ने सारा का सारा गेम जो है वो दूसरा कर दिया। वहां पर देखो, ध्यान से पढ़ो, वहां पर क्या था? आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। क्या था लिखा था? स्टेज ऑफ पीएलसी। उसने मुझे बता दिया था कॉन्सेप्ट कौन सा है, उसने मुझसे स्टेज पूछा था। यहाँ पर वो मुझे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यानी कि यहाँ पर मुझे स्टेज नहीं बतानी है, पूरा का पूरा पीएलसी डिस्क्राइब करना है। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। डन हो जाएगा अब तो। यस। चलो भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18,
डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसके ऊपर है? एक्सपीरियंस कर्व के ऊपर है। सवाल पूछती हूँ, जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है? पहले देखिए कि 2 पार्ट्स है, अगर उसके तो फ्लो है चार्ट क्या? बनाएंगे। 2 पार्ट्स है क्या? कौन कौन से 2 पार्ट्स? हाँ, 2 मैम पार्ट एक कॉन्सेप्ट और एक तो एक कॉन्सेप्ट और उसका रेलेवेंस। ये 4 नंबर का आएगा, ये 1 नंबर का आएगा, ये भी बता रही हूँ मैं आपको। केस अगर ये 5 मार्क्स का वेटेज रखता है तो ये एवरेज क्वेश्चंस 5 मार्क्स के वेटेज रखते हैं। तो क्या 2 पार्ट्स हैं? वेरी गुड। उसके बाद हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट विद 1 पार्ट, दैट इज द एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व के बारे में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट रिलेवेंस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहिए एक्सपीरियंस कर्व का कि छोड़ देना चाहिए? बनाना चाहिए बनाएंगे। बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं इसमें हमारी सेम आपने ही मॉडल बना रखा ना। क्योंकि मेरी पूछा हुआ है। किताब में बना हुआ है, तो ये डायग्राम यस। एक्सपीरियंस कर्व का बनेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सीन इज। तो आपने पहले एक्सपीरियंस कर्व के बारे में लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये आप देख रहे हो मेरे हैंडमेड नोट्स के ऊपर एक्सपीरियंस कर्व के ऊपर पूरा ये एक पेज लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रेलेवेंस लिखा हुआ है, देख रहे हो? तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ आज, एक चीज कि एक्सपीरियंस कर्व एक ऐसा टॉपिक है कि उस पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कंटेंट यही लिखना है। आंख बंद कर दो, आंख नाक कान सब बंद कर दो, बस हाथ से ऐसे करके कंटेंट लिख दो। कोई भी क्वेश्चन है, अगर तुमको शब्द मिल गया एक्सपीरियंस कर्व, तो आपको यही आंसर लिखना है, यही एक पेज का आंसर, बस यही लिखना है, चाहे कुछ भी आए। वो बोले हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इज एप्लीकेबल, व्हाट आर द एक्सपीरियंस कर्व फैक्टर्स, व्हाट आर द फीचर्स, मतलब चलो कोई भी शब्द देना, घूम फिर के कंटेंट यही ड्राफ्ट होगा, बस। तो अब आपको मान लो कल को आए एग्जाम में कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो जिनकी वजह से एक्सपीरियंस होता है, टेंशन मत लो, जो आपने पढ़ा है वही इसका आंसर है। तो वापस एक्सपीरियंस करके बारे में लिखोगे इनमें से, उसके बाद में फैक्टर लिख दोगे, फीचर लिख दोगे और रिलेवेंस लिख। कभी भी एक्सपीरियंस कर्व के अंदर, अब दूसरी बात समझ लो, एक्सपीरियंस कर्व के अंदर यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर आपको साफ साफ 2 बातें बोल दी गई कि एक्सपीरियंस कर्व बता दो, उसका कॉन्सेप्ट बता दो और उसका रिलेवेंस बता दो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर इसका रिलेवेंस ये नहीं भी पूछता तो भी मैं इसको कॉम्प्लीमेंट्री देती ही देती। तो एक्सपीरियंस कर्व के बारे में पॉइंट टू रिमेंबर क्या है बेटा जी? ऑलवेज गिव रेलेवेंस। सिग्निफिकेंस हमेशा आएगा, रिलेवेंस हमेशा आएगा, पूछे या नहीं पूछे। ओके, चलिए। सो हमने बात करी, उसके बाद हम पार्ट नंबर 2 उसका रिलेवेंस लिखेंगे और फिर क्या बना देंगे? डायग्राम बना देंगे। मर्जी होगी डायग्राम पीछे बना देंगे, लास्ट में बना देंगे। इज दैट क्लियर? इजी है? ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। क्वेश्चन आया है, दैट द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इतना क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इतना क्वेश्चन है। ओके, नाउ आपको मुझे बताना है कि क्या ये डायरेक्ट क्वेश्चन है? यस। क्या आप इस पे रेलेवेंस एग्जाम में लिखकर आएंगे? यस। यस। ओके, नेक्स्ट। क्या आप इसके अंदर जब क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे थे डायरेक्ट क्वेश्चन को, तो हम टॉपिक का नाम लिखते थे एक्सपीरियंस कर्व, उसके 2 पार्ट करते, कॉन्सेप्ट लिखते और रेलेवेंस लिखते, यही काम हम कर रहे थे। क्या अभी भी हम ये डायग्राम बनाएंगे और 2 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे? क्या क्वेश्चन ने 2 पार्ट पूछे? यस नहीं, मैम। नहीं पूछे, क्योंकि यहाँ पे मैंने काला कर दिया। तो जब जब वो रेलेवेंस पूछ नहीं रहा, तो मैं भी पार्टीशनिंग नहीं करूंगी, मैं एक्सपीरियंस कर्व लिख दूंगी। बट मैम आपने तो बोला था रिलेवेंस लिख कर आना है। अरे तो जो चीजें पूछी नहीं होती हैं, जो चीजें पूछनी नहीं होती हैं, फिर भी हम लिख कर आते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं? कंटेंट लिखते हैं
ये कंटेंट आएगा एक्सपीरियंस कर्व का, उसके बाद एक डब्बे के अंदर क्या लिख देंगे, रेलेवेंस लिख देंगे। यही सिखाया था मैंने। जो पार्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा नहीं होता है, हम फिर भी लिख कर आते हैं, तो उस पार्ट को हम डब्बे के अंदर डालते हैं, बॉक्स के अंदर डालते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लो चार्ट नहीं बनेगा गाइस। फ्लो चार्ट क्यों नहीं बनेगा, समझ में आया? फ्लो चार्ट कब बनता है, जब क्वेश्चन में पूछा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो उसने नहीं पूछा रेलेवेंस, फिर भी मेरे को लिख कर आना है, तो मैं यहाँ फ्लो चार्ट नहीं बनाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो दो डिफरेंट प्रेजेंटेशन हुई। एक प्रेजेंटेशन ऐसी है, यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रेटजी वो एक्सपीरियंस कर्व बताओ विद रेलेवेंस, तो क्या फ्लो चार्ट बनेगा? हाँ फ्लो चार्ट बनेगा। मैं यहाँ लिखूंगी एक्सपीरियंस कर्व, यहाँ पे आएगा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आएगा रेलेवेंस, फिर उसके बाद मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद में रेलेवेंस को एक्सप्लेन करूंगी। मैं ऐसे काम करके करूंगी, ये डब्बा नहीं बनाऊंगी। बट अगर मान लो उसने मुझसे खाली एक्सपीरियंस कर्व पूछा, बट मैं रेलेवेंस जो है उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस डायग्राम को नहीं ड्रॉ करूंगी, डायरेक्टली आई विल राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। मैं कॉन्सेप्ट लिखूंगी, उसके बाद एक बॉक्स बनाऊंगी, और बॉक्स बना के रेलेवेंस उसकी लिखूंगी, जो भी मुझे पॉइंटर लिखने हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एग्जाम में टाइम कम है, रेलेवेंस छोड़ दो, फिर पता लगे कि कॉम्प्लीमेंट्री कुछ आइटम देने की वजह से जो है ना लॉस ही हो गया। इजी सिंपल, मैं मेरे को करने की जरूरत तो नहीं है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है रिपीट होने के काफी चांसेस हैं, ये देखने को मिल सकता है। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। तरुण क्वेश्चन को रीड कर दीजिए। Identify and explain the competition from paper bags and the old cloth bags fall होल्ड under होल्ड which होल्ड category? होल्ड होल्ड, देखो वापस से वर्ड कंपटीशन में, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, इंडस्ट्री, तो माइकल पोर्टर के लिए थोड़ा रेडी हो जाओ। यही है वो आदमी है जो ये सारे शब्द, भारी भारी शब्द इस्तेमाल करता है। क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और फिर हमें एक्सप्लेन करना है। ओके क्या एक्सप्लेन करना है बताओ तरुण? Category of Porter's five forces model for competitive analysis. हाँ, कि ये किस कैटेगरी में आता है। तो 5 फोर्सेस अपने, तो 5 Hmm. कैटेगरी है, तो अपने को बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस कैटेगरी से आता है। और उसने बताया क्या क्वेश्चन है, देखो, कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लॉथ बैग्स, बता दिया उसने। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई, अगर आप देखें तो यहीं पर मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, मेरे पास में बताओ माइकल पोर्टर में जो है वो कितने थ्रेड्स दिए हैं बताओ। 5 पॉइंट में से कौन से लगेंगे बताओ, सॉरी कौन कौन से हैं ये पहले ये बताओ। ये 5 है, ये 5 है यहाँ पर, ठीक है। मुझे एक बात समझ में आ गई, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 गुड्स के नाम उसने मुझे दे दिए। अब मेरे पास क्या बचता है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, राइवलरी, या फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बोलो यस और नो। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैंने अपना दिमाग लगाया है कि ये क्या होता है। पेपर बैग समझते हो, वो जो कागज वाला होता है, एंड ओल्ड क्लॉथ बैग वो जो कपड़े से बनता है, फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। तो कैटेगरी को डिफाइन करना है। चलो तो अभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं आपको ये बता रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब आप लोग जो हैं मुझे बताएंगे कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, केस स्टडी है। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। कंटिन्यू तरुण, बताइए क्या क्वेश्चन कहता है। Eco Carry Bags Limited, a recyclable plastic bags manufacturing and trading company, has seen a potential in the ever-growing awareness around hazards of plastics and the positive outlook of the society towards the recycling and reusing plastics. ओ, तो माइनस में क्या आ जा रहा है अब तो। अच्छा तुम प्लास्टिक की बॉल में गर्म करते हो खाना, प्लास्टिक, बोरोसिल का यूज करते हैं हम तो, कांच का। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि आप प्लास्टिक के बैग्स में देते हो, तो लोगों ने इसको नेगेटिव लेना शुरू किया। और पॉजिटिविटी किसकी टुवर्ड्स बढ़ी है,
पेपर बैग्स वगैरह। रिसाइकलिंग एंड यूजिंग द प्लास्टिक्स, या तो आपकी प्लास्टिक कैसी हो, रिसाइक्लेबल हो, ठीक है, या फिर वो मतलब रीयूज हम कर पाए उस चीज को, कुछ ऐसा। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, इतने ये सोच ही रहा था, आगे क्या हुआ? A major concern for Eco Carry Bags Limited are paper bags and old cloth bags. Even ओ अच्छा, इसके लिए ये बात बहुत ही कंसर्न की थी। हम क्या थे, हम एक रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स थे, अच्छी खासी ग्रोथ हो रही थी, लोग हमारे को बोल रहे थे कि वाओ अब तुम ठीक है, हम ऐसे प्लास्टिक बैग्स बना रहे हैं जो रिसाइकिल हो सकते हैं। बट फिर उसके बाद में इंडस्ट्री में किसकी बात हुई, पेपर बैग्स की और ओल्ड कपड़ों से बने हुए बैग्स की, ठीक है, क्योंकि अब लोग जो है पेपर बैग्स की बात कर रहे हैं, कपड़ों से बने बैग्स की बात कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। even though they are costlier than the recyclable plastic bags, irrespective, they are being welcomed positively by the customers. हाँ, मतलब प्लास्टिक देखो, अभी हम सामान खरीदने जाते थे तो हमारे को प्लास्टिक के थैले में सामान दे दिया जाता था। प्लास्टिक का थैला, हमारी कंपनी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक यूज कर रही थी, उसी थैले में सामान भर के दे दिया जा रहा था। बट अब इंडस्ट्री में कौन आया, 21 रुपए का वो पेपर बैग, या फिर वो H&M का ओल्ड क्लॉथ बैग जो वो साथ में देते हैं 10,000 की शॉपिंग करने पर, और लोगों ने पैसे दे दे के खरीदा। इवन अगर आप H&M में जाते हैं तो मेरे ख्याल से उनका बैग एक मतलब कुछ 151 रुपए का, समथिंग समथिंग लाइक दैट, कपड़े का जो बना हुआ है उनका बैग, ठीक है। तो महंगा है, प्लास्टिक का बैग फ्री में मिल रहा था, कॉस्टली भी नहीं था, ये बैग महंगा है, 21 रुपए का पेपर बैग आ रहा है, ओल्ड क्लॉथ बैग तो 100-150 रुपए का आ रहा है। बट कंज्यूमर हमारे क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिवली वेलकम कर रहे हैं। तो अभी तक जो एक पॉजिटिव आउटलुक था टुवर्ड्स अ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स उसका बाप आ गया। कौन आया, तेरा बाप आया भाई, पेपर बैग्स और ओल्ड क्लॉथ बैग्स लेकर। तो दो तरीकों के गुड्स जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो यस और नो। चलो अब डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर उसने बोल दिया ना साफ साफ कि कौन से कैटेगरी है इन पांचों में से, तो हमें क्या करना है, अपने आप को देखना है। दो कैटेगरी में ऑलरेडी जो है क्या कर चुकी थी, क्रॉस कर चुकी थी, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते मेरे को अंदाजा हो गया था। कुछ गुड्स के बारे में बात की गई तो ना तो बायर के बारे में बात करें ना सेलर के बारे में, मैंने दोनों को कांटा लगा दिया। अब बात करते हैं न्यू एंट्रेंट की, नेचर ऑफ राइवलरी की, और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की। ओके, तो वैसे तो जो बच्चा इंटेलिजेंट है वो बच्चा जानता है दैट द रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स एंड द ओल्ड क्लॉथ बैग्स एंड द पेपर बैग्स, दीज आर बोथ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। इजीली आप समझ सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सिखाऊं कि भाई बाकी क्यों नहीं लग रहे हैं, तो उससे भी सीख लेते हैं। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स क्यों नहीं बोला, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि मार्केट में कोई नया आया है, मार्केट में कोई नया आया है, ऐसा नहीं बोला उसने। क्या लिखा देखो, अ मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग्स लिमिटेड आर दिस। क्या पूर्वांशी यहाँ पर ये लिखा है कि मार्केट में अब नए एंट्रेंट आ गए हैं जो पेपर बैग्स और ओल्ड क्लॉथ बैग्स है, ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। क्या कोई न्यू एंट्रेंट की बात की गई है? नहीं। क्या शब्द लिखा है? शब्द लिखा है अ मेजर कंसर्न। समझे? अगर मैं इस क्वेश्चन को टिल्ट करना चाहूँ और न्यू एंट्रेंट की बात करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी कि हम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग बना रहे थे, उसके बाद इंडस्ट्री में पेपर बैग्स का आगमन हुआ, ये कंपनी क्या लेकर आई, पेपर बैग लेकर आई, और ये कंपनी क्या है, हमारे लिए थ्रेट है। तो शायद न्यू एंट्रेंट की बात भी होती, पर यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अब आए हैं मार्केट में, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब ये क्वेश्चन, मैंने ना टेस्ट सीरीज, आपको पता है ना टेस्ट सीरीज हमारी होती है, ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था, काफी बच्चों ने बेफजूल में इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे निकाली कि हम प्लास्टिक बैग देख रहे थे, उसके बाद पेपर बैग इंडस्ट्री में लॉन्च हुए हैं या न्यू एंट्रेंट आए हैं। भाई कहीं नहीं लिखा है, मनगढ़ंत बातें हैं ये,
लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि इंडस्ट्री में कोई कंपनी पेपर बैग लेकर आई है, तो चलो बात भी होती है न्यू एंट्रेंट की। चलो आगे चलते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि न्यू एंट्रेंट कब लगेगा? चलो अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास बचा है नेचर ऑफ राइवलरी, एग्जिस्टिंग और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। नेचर ऑफ राइवलरी में हम राइवलरी की बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, बट यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था। एंड देयरफॉर हेंस थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, तो देयरफॉर द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स फैक्टर इज एप्लीकेबल ओवर हियर इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Yes. चलो, तो अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। मैं आपको ऐसा मतलब बाकी कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, यू नो इस मतलब ये वाले गुड्स को छोड़ के बाकी गुड्स में वो कर सकते हैं। देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ गुड्स इन द एग्जामिनेशंस। चलिए गाइस, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आई बिलीव इट इज अ वेरी इजी पार्ट। Hmm. यहीं पर मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ जो आपके आगे काम आएगी, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ। और एक होता है बेटा राइवलरी गुड्स। चलो एक एग्जांपल आप देना, एक एग्जांपल मैं दूंगी। चलो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल दे दो। Tea and coffee. मुझे पता ही था कि ये कब आने ही वाला है एग्जिस्टेंस में, और यही एग्जांपल बचपन से तुम अपने दिमाग को चेपते आए हो। ठीक है, अब तुम कह रहे हो क्योंकि तुमको इससे आसान लगता है समझने में, तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात को मान लेती हूँ। टी एंड कॉफी आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। एंड ऑल्सो एज पर दिस क्वेश्चन वी कैन से, एज पर दिस क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, तो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स एंड पेपर बैग्स, ये भी क्या है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। अब देखो, आपको ना राइवलरी गुड्स के बारे में और थोड़ा सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में आपको बताती हूँ। आपको ये समझ में आता है? टी एंड कॉफी समझ में आता है? आता है ना? अब देखो, सुनो ध्यान से, मैं ना इसको पकड़ रही हूँ, कॉफी को, ठीक है। अब देखो ओम, कॉफी जो है ब्रू भी आती है और कॉफी जो है वो नेस्कैफे भी आती है। तो मेरे पास में कॉफी में दो ऑप्शंस अवेलेबल है, ब्रू पी सकती हूँ और नेस्कैफे पी सकती हूँ। बताओ ये दोनों आपस में क्या है? राइवल्स। ये दोनों आपस में क्या है? राइवल्स। अब बात समझ में आई? ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट नहीं है। और पूछती हूँ, चाय पत्ती है, टी की बात करती हूँ, मेरे पास टाटा की टी है, टाटा अग्नि है, मान लो मेरे पास टाटा अग्नि, मेरे पास है वाघ बकरी। तो टाटा वर्सेस वाघ बकरी, ये दोनों क्या है आपस में? Rivals. राइवल्स। अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अभी मुझे बताओ, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको और क्लैरिटी होगी कि राइवलरी वाला क्यों भी नहीं है। तो बताओ, पेपर बैग्स और पेपर बैग्स और प्लास्टिक बैग्स, ये दोनों आपस में राइवलरी गुड्स दिख रहे हैं तुमको? नहीं, दोनों अलग अलग गुड्स हैं। तो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। या तो मैं अपनी सब्जी, अपना ग्रोसरी प्लास्टिक बैग में लेके जा सकती हूँ, या तो मैं अपना ग्रोसरी पेपर बैग में लेके जा सकती हूँ। तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लियर हो गया? तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई अबाउट द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द राइवलरी गुड्स। मानवी, मेरे को फोन देना। डन हो गया? इजी हो गया? चलो अब आप मुझे बताओ, एप्लीकेशन बेस्ड है या फिर केस स्टडी? Case study. पक्का? प्रॉमिस? पक्का? क्यों? Yes. हाँ. हम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो अभी आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे केस स्टडी की प्रेजेंटेशन, तरुण? मैम पहले हेडिंग लिखेंगे। बस,
इतना ही मैं सुनना चाहती थी, बाकी काम तो हो ही जाएगा, बस इतना ही सुनना चाहती थी, वरना मैं तो पेनल्टी लगाने वाली थी। ओहो हो, चलो ठीक है, हेडिंग हेडिंग लिख देते हैं ना, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, ये सही रहेगा। नहीं, अरे क्यों भाई, यही तो पूछा है उसने, आइडेंटिफाई करना है, मैंने बता दिया, हेडिंग में लिख देती हूँ थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नहीं लिखो। आंसर दो हेडिंग हम में। तो हाँ, आंसर है। अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो इसी चीज में ना, ये यही टेक्निक्स होती हैं जिससे कि आपके ना चीजें, एक दो बच्चे होते हैं, एक को नंबर मिल जाता है, एक को नहीं मिलता। अब देखो मान लो मैं अपना क्वेश्चन निकालती हूँ, ये वाला पिछले वाला ही, ठीक है। अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल लिखी, स्टेज तो नहीं लिखी जो कि उसने मुझसे पूछी। अब मान लो, मैं ये मान के चल रही हूँ तुमने गलती से गलत कर दिया, ठीक है, हड़बड़ी में, आउट ऑफ प्रेशर में तुमने जो है फैक्ट्स ऑफ द केस सही लिखे होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कॉन्सेप्ट सही लिखा होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, बोलो हाँ कि ना। तो अगर मान लो वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट वही है, जहां पर कि हमारे को एक बहुत स्पेसिफिक नहीं जाना है, तो आपको काफी कॉन्सेप्ट लिखने के भी काफी मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आप एक नंबर गेन कर सकते थे, ये 2 पॉइंट्स को टिक मार्क करके वो आपको एक नंबर देता, क्योंकि आपका आंसर इसके बाद जो है हालात खराब हुए हैं, समझ रहे हो, इससे पहले आपके हालात ठीक थे, इसके बाद आपके हालात खराब हुए हैं, तो आपको एक नंबर वो देता। और अगर मान लो कोई ऐसा चीज है, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट हाईलाइटेड, यहाँ तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझाना था पीएलसी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होता, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना था पीएलसी का, वो यहाँ पर कर लेते। तो क्या होता, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर कोई एक स्टेज की बात करी थी नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट समझाना था, तो मैं क्या करती, फैक्ट्स ऑफ द केस लिखती, कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करती, यहाँ पर मेरे को और नंबर मिलते। तो इसीलिए आप अपने आंसर को ठीक मेंटेन करके चलोगे, तो आपको आंसर में मार्क्स मिलते चले जाएंगे, तो जितना जितना आप मार्क्स फेच कर पाओ उतना ज्यादा बेटर रहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग आ गई आपकी माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस में क्या लिखोगे, ओम कुकरेजा, फैक्ट्स ऑफ द केस का पॉइंट नंबर 1 बताओ, रिया प्रजापति फैक्ट्स ऑफ द केस का पॉइंट नंबर 2 बताओ। हम मैम थ्रेट ऑफ हमें सब्स्टिट्यूट के बारे में ही बताएंगे। हाँ वो तो मुझे ही पता है, फैक्ट ऑफ द केस कंटेंट बताओ पहला पॉइंट। ट्राई ट्राई ट्राई। मैम मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग्स लिमिटेड आर मेड पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लॉथ्स बैग। मतलब पहले में उसको बता दो, अपने बारे में मत बताओ पहले कि हम रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं, भाड़ में गए, पहले सामने वाले के बारे में बताओ, हमारे पे तो केस स्टडी है ही नहीं। मैम मेरा सेकंड पॉइंट था ना। ओह गॉड, वेरी वेरी क्लेवर। सो पहले पॉइंट में क्या आना चाहिए ओम, इको कैरी बैग्स इज अ रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या आएगा, but the major concerns are the paper bags and the old cloth bags which are being welcomed by the customers, यही मेन मुद्दा है ना। देखो मैं इसको ना हाईलाइट भी कर देती हूँ, तो देखो यहां से लेकर यहां तक पहला पॉइंट बन जाता, दिस इज द फर्स्ट फैक्ट ऑफ द केस, येलो वाला, ये मेरा पहला पॉइंट बन जाता फैक्ट ऑफ द केस का। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा, सेकेंड पॉइंट, paper bags and old cloth bags are welcomed by consumers। तो बताओ खाली फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ के समझ में आया, हम कौन, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक बैग्स, सामने वाला कौन, पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लॉथ बैग्स, और लोग उसे पसंद कर रहे हैं, मुद्दा यही तो है बस। तो फैक्ट्स ऑफ द केस समझ में आया, लिखोगे अपने आप से। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बनता है बताओ,
concept, related concept. बताओ तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल या रिलेटेड कॉन्सेप्ट में क्या लिखोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है? पहले बताओगे माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल एप्लीकेबल है, फिर बताओगे 5 फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, बताओ कौन कौन से होते हैं, 5 बताओ। bargaining power of buyer, bargaining power of suppliers, threat of new entrants, existing rivalry, threat of substitute. फिर लिखोगे इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, Threat of और इसने क्या पूछा, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन पूछा, तो आप क्या लिखोगे, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स। ये कंटेंट कहाँ से उठाओगे, अपने कॉन्सेप्ट में से उठाओगे, अपने हैंडमेड नोट से उठाओगे, अपनी किताब में से उठाओगे, कॉन्सेप्ट लिख दोगे, फिर एनालिसिस पे जाओगे और बताओगे दीज बोथ गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड देयरफॉर ये ऐसे ऐसा ऐसा है भैया, खत्म कहानी। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, वापस लास्ट लाइन पढ़ते हैं। सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट कंपटीशन विद पेपर बैग फॉल अंडर विच कैटेगरी, तो लिखोगे कि कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग एंड ओल्ड क्लॉथ बैग फॉल अंडर द threat of substitutes category of the Michael Porter 5 forces model for the competitive analysis। हो गया कंक्लूजन, बस इजी सिंपल। तो आपको सिखा रही हूँ फ्रेमिंग, ऐसे करोगे तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। कर लोगे इसकी फ्रेमिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। अभी मैंने 16 को होल्ड पे रखा है बेटा, 15 पे आ जाइए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ओम क्वेश्चन को रीड करो। Explain Porter's 5 forces model as to how businesses can deal with the competition. डायरेक्ट क्वेश्चन है, Yes, ma'am. ठीक है। क्या क्या लिखना है, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस लिखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बता रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर यहाँ पर मैं खाली इतना बोलूँ, क्या बोलूँ बेटा, एक्सप्लेन द माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो जैसा अपन पढ़ते थे, ये 5 थ्रेड जो होते थे ना, ये वाले, ये हम लिखेंगे, पूरा पूरा एक्सप्लेन करेंगे। 5 नंबर के लिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को, उसके बाद थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर को, थोड़ा सा इसको, मतलब 5 नंबर में ही लिखोगे इसको, ठीक है। अब 5 नंबर में यानी कि एक एक पैराग्राफ 5 के ऊपर लिख दोगे, ठीक है। अब मान लो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ना इसने ये लाइन दे दी, कौन सी लाइन दे दी, ये क्या लाइन है, एज टू हाउ बिजनेस कैन डील विद द कंपटीशन। ये कंपटीशन वर्ड मिला ना आपको, तो अब आपको ना इस वर्ड के चलते अपने आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आंसर वही, रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस, ऐसी आंसर वही और राइटिंग नहीं, यानी कि तरीका चेंज हो जाएगा। तो कंपटीशन वर्ड से कॉम्पिटिटिव प्रेशर वर्ड पे आ जाना, सारे के सारे थ्रेड पर कॉम्पिटिटिव प्रेशर वर्ड लिख देना, कंटेंट वही लिखना है बट नाम ये आ जाएगा। और कॉम्पिटिटिव प्रेशर कब आता है, जब यहाँ पर कॉम्पिटिशन वर्ड होता है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये लो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, तो कॉम्पिटिटिव प्रेशर स्टीमिंग या फिर अराइजिंग फ्रॉम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, क्या बनाओगे, कॉम्पिटिटिव प्रेशर अराइजिंग फ्रॉम सप्लायर बार्गेनिंग पावर। उसके बाद क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड्स, थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स कमिंग फ्रॉम या फिर अराइजिंग फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी जो आपने वहां हेडिंग लिखी है उसमें सिर्फ एक वर्ड क्या ऐड हो जाएगा बेटा, कॉम्पिटिटिव प्रेशर वर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस ना के बराबर हैं। पूछो क्यों, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो। पहले की बात हुआ करती थी, ओल्ड वाले सिलेबस की बात हुआ करती थी, यानी 2000 में 2017 से पहले की भी अगर मैं बात करूं तो तब माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल एक हुआ करता था, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, ठीक है। अब तो भाई डिफिकल्ट बनाना है इसे को, तो आईसी क्या करता है, उन 5 फोर्सेस में से एक फोर्सेस को पिक कर रहा है और उस पे केस स्टडी दे रहा है, जैसे कि हमने करा, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर पे केस स्टडी करी, हमने एग्जिट बैरियर पे केस स्टडी करी। तो अब आईसी क्या कर रहा है, एक एक फोर्स को पकड़ रहा है, एक एक फैक्टर को पकड़ रहा है और उस पे क्वेश्चन दाब रहा है, ना कि पूरा फुल फ्लेज 5 फोर्सेस मॉडल पे क्वेश्चन दे रहा है। आई होप आपको सीधे समझ में आई। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बिल्कुल 0 है,
कोई चांस नहीं है। बट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अब जैसे एग्जांपल मैं इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, बट देयर इज अ वेरी फेमस टेस्ट सीरीज, ठीक है, वो फेमस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन पेपर आज भी जब उनके एफएम और एसएम के क्वेश्चन पेपर है ना, एसएम के क्वेश्चन पेपर में वो ये क्वेश्चन डाल के देते हैं, यानी कि वो उनका जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पेपर का, वो आईसीआई के ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। और बच्चा सोचता है कि मैंने माइकल पोर्टर के बारे में लिखा है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ये आंसर लिखोगे तुम 5 हेडिंग्स और सोचोगे 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे, और आईसीआई तुमको देगा ये 5 हेडिंग चुन्नू से लिखने के लिए? नहीं, आईसीआई क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली फैक्टर वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है। आप ट्रेंड देखो अपने 2023 नवंबर 23 के बाद 24 की बात कर लो, यहाँ का ट्रेंड देख लो, और इससे पहले वाले सिलेबस का ट्रेंड देख लो। उसने कभी पूछा ही नहीं कि माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस एक्सप्लेन कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है इसके ऊपर। तो आप जब टेस्ट सीरीज लेते हैं कहीं पर भी, तो हमेशा ध्यान रखें कि क्या उनका टेस्ट का लेवल आईसीआई के ट्रेंड को फॉलो करता हुआ है या नहीं है। पता लगे हम तो जा रहे हैं तैयारी करके डायरेक्ट क्वेश्चन की, और वहां मिल रहे हैं हमारे को स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, मैं किसी की बुराई बढ़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ। वो कैसे है मुझे ये नहीं दिखाना, आपको चुनाव कैसे करना है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। ठीक है, और इस बात का ख्याल आप आज नहीं आगे भी रखेंगे, फाइनल्स में भी रखेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी आगे बहुत बड़ी है। चलो, सो हमने 15th क्वेश्चन कर लिया। वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी बिग क्वेश्चन। एंड जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम। ठीक है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो इस क्वेश्चन में इवन डिफेक्ट भी था। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था एग्जाम में। चलिए गाइस पढ़ते हैं इसको। तो ओम आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। Which of the 5 forces of competitive pressure would baby turtle experience due to above setup, and what a major factor that creates such pressure for a product? Do you think baby turtle has an advantage in some way to fight off this pressure? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि कौन सा फोर्स एप्लीकेबल है, तो इससे मुझे समझ में आ गया कि भाई क्वेश्चन किसके ऊपर है, माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस के ऊपर है। क्वेश्चन बड़ा सा है तो मेरे को ये समझ में आ गया कि ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब क्योंकि उसने मुझसे प्रेशर पूछ भी लिया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये क्या है बेटा, एक केस स्टडी है। दोबारा दोबारा तो निकालने बताने की जरूरत ना, इजी हो गया। अब देखो उसने बोला कि बेबी टर्टल को कौन सा प्रेशर महसूस हुआ है या बेचारा गुजर रहा है, ठीक है, वो आप हमें बता दो। और बेसिकली उसको फाइट करने का तरीका भी बताया पूछा गया है। तो अब मुझे बताओ, क्या आप इतना इतना मतलब नैरो आ चुके हैं कि हाँ भाई मेरे को तो प्रेशर के बारे में बात की गई है, प्रेशर वर्ड है, थ्रेट वर्ड है, इंडस्ट्री वर्ड है, ये सारे वर्ड मेरे को किसके बारे में इशारे कर रहे हैं कि हाँ भाई माइकल पोर्टर लगने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए अगर क्लियर है तो। चलो, हमने बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर के बारे में लास्ट क्लास में बात करी थी। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इंग्लिश टू हिंदी क्रैक करने की कोशिश कीजिएगा। बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रंस क्लोथिंग ब्रांड that has been created a new age demand for the washable diapers. Oh ho, बेबी टर्टल क्या है, बच्चों का क्लोथिंग ब्रांड है, और एक नई डिमांड आई है मार्केट में। क्या चाहिए इनको बच्चों के, वॉशेबल डाइपर। तो बेसिकली जिनको वॉश कर करके इस्तेमाल कर सके, ये क्या आई है, एक नई डिमांड आई है। ठीक है, द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज बीन दैट, ध्यान से सुनना, नॉट मेनी कंपनीज हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। ओहो हो, कहता है कि देखो पते की बात बताता हूँ, बहुत सारी कंपनियों ने इस चीज के अंदर वॉशेबल डायपर जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो न्यू एज डिमांड है, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं झलकाया है। पता है क्यों नहीं झलकाया? सोचा अरे कौन यूज करेगा, सब तो यूज एंड थ्रो करने वाला करते हैं। इट इज नॉट वाइबल। वाइबल का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। ठीक है, बट फिर क्या हुआ, हाउएवर ऐसे कस्टमर्स जो कि क्या हैं,
वर्किंग मदर्स हैं, उनको तो ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आया कि भाई मेरे को तो बार बार ऐसे ही करना नहीं पड़ेगा, हम तो वॉश करके यूज कर लेंगे, अपने घर में काम वाली लगी है भाई, वो तो शाम को वॉश कर दिया करेगी, हम नेक्स्ट फिर बना लिया करेंगे, हमारे पैसे भी बच गए, काम भी आसान हो गया, ये वो। यानी कि इस प्रोडक्ट को किसने पसंद किया? वर्किंग मदर्स ने पसंद किया। पते की बात देखो, पते की बात ये है, देखो इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री है किसकी? एग्जाम्पल वॉशेबल डायपर्स की, ठीक है। इसके अंदर लोग आना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको वाइबल नहीं लग रही इंडस्ट्री, और हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर बैठी है कुछ मदर्स जिनको ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है, उन्हें पसंद कर रही हैं, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब जो मेन बात आई है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? द कोर मटेरियल required for the production is also used in many other waterproofing products in the various industries। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो मैं आपको एक चीज से रिलेट कराना चाहती हूँ। देखो बच्चों के डायपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो मैं एग्जाम्पल डायपर बना रही हूँ, ये एग्जाम्पल डायपर है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। कहता है इस डायपर के अंदर अब क्या यूज होता है? एक एब्जॉर्बेंट यूज होता है ना? क्या करता है वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना इस डायपर के अंदर, ध्यान से सुनना, वॉशेबल डायपर के अंदर जो ये डायपर्स वगैरह है इसके अंदर जो जो चीजें यूज हो रही है, एब्जॉर्बेंट जो है ना, बेसिकली जो ये रॉ मटेरियल है जिससे कि डायपर बनता है, ये रॉ मटेरियल का एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ डायपर में नहीं होता, इस रॉ मटेरियल का एप्लीकेशन बाकी दूसरी चीजें बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बिकॉज ये क्या है? एक एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट का इस्तेमाल तो बहुत सारी जगह किया जा सकता है, बेसिकली है तो ये केमिकल पार्टिकल ही। बोलो यस और नो, क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब देखो सुनो बात, इसका मतलब जो ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर, ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर जो इनपुट यूज होने वाला है उस इनपुट के बहुत सारे जो इनपुट हम यूज करने वाले हैं, जो ये एब्जॉर्बेंट हम यूज करने वाले हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत जगह है। और जब कोई चीज की एप्लीकेबिलिटी 10,000 जगह होगी तो सब बोलेंगे हमें भी दो, हमें भी दो, मुझे ये बनाना है, मेरे को भी चाहिए ये एब्जॉर्बेंट। क्या वहां पर लोग ये वाली केमिकल एब्जॉर्बेंट खरीदने के लिए लाइन में लगे होंगे? बोलो हाँ कि ना। यानी कि इसका मतलब अब देखो यहीं पर ही समझ में आ गया कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में जाती हूँ और मैं इस प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो मेरे लिए जो मैं जिससे मैं ये खरीद के लाऊंगी वो क्या बनेगा? मेरा सप्लायर। तो मैं भी इसी भीड़ में लगी होंगी ना, क्योंकि मेरे को भी चाहिए होगा ये रॉ मटेरियल, मेरे को भी क्या बनाने हैं? डायपर बनाने हैं। बोलो हाँ कि ना। क्या तुम भी इसी भीड़ में खड़े होंगे और किससे मांग रहे होंगे सामान? बताओ, सप्लायर से। यही होगा, यस और नो? इतनी बात समझ में आई? मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता। आगे क्या कहता है? कहता है बेबी टर्टल सोर्सेस दिस मटेरियल, यानी कि अब हमने चुनाव कर लिया है कि हम जा रहे हैं डायपर बनाने के लिए, यानी कि इंडस्ट्री में हम क्या कर गए बेटा जी? एंटर कर गए हैं। अब तो जी गृह प्रवेश हो गया है। मैंने अगर डायपर बनाने की हाँ कर ली तो क्या इस लाइन में मैं भी खड़ी होंगी? बोलो यस और नो। खड़ी होंगी। किससे सामान मांग रही होंगी? सप्लायर से सामान मांग रही होंगी। अगर मैं आगे क्वेश्चन ना भी पढ़ूं तो आपको नहीं लगता माइकल पोर्टर का बार्गेनिंग पावर और सप्लायर वाली बात मेरे दिमाग में अट्रैक्ट होनी चाहिए? सामान जिससे लाते हैं वो कौन होता है? सप्लायर होता है। हम जिसको बेचते हैं वो कौन होता है? बायर होता है। अब देखना है यहाँ पर कि जो मैं सोच रही हूँ क्या वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखो क्या बोला, बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर। रिनाउंड का मतलब क्या होता है? नामी सप्लायर, जिसका नाम होता है, एट कंपैरेटिवली लो प्राइसेस। यानी कि ये क्या करता है? एक बड़े ही नामी जगह से इस सामान को लेकर आता है कंपैरेटिवली लो प्राइस पर, यानी कि सस्ते दामों पर लेकर आता है।
मुझे बताओ, क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई? बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? अब दोबारा से एक बार मैं क्वेश्चन को रैप करती हूँ और आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीजें यहाँ पर आती हैं। चलो अब पढ़ते हैं। बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड, ये बच्चों का ब्रांड है, और एक नई चीज की डिमांड अराइज हुई है, वॉशेबल डायपर। इसको बनाने का बेनिफिट ये है कि बाकी बहुत सारी कंपनीज ने इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, यानी कि वायबिलिटी उनको नजर नहीं आई है। हाउएवर कस्टमर्स जो है जैसे कि वर्किंग मदर्स है, उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आ रहा है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो कोर जो मेन मटेरियल रिक्वायर्ड है, इट इज ऑल्सो यूज इन मैनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका इस्तेमाल न ही सिर्फ डायपर बनाने में किया जाता है, बाकी और जगह भी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ रिनाउंड सप्लायर, हम भी इसका सामान एक नामी सप्लायर से मंगाते हैं और वो हमें अच्छे खासे कम दामों पे प्रोवाइड करा देता है। सप्लायर वर्ड मिल गया आपको? बोलो यस और नो। मिल गया? चलो अब यहाँ पर सप्लायर की जगह, सप्लायर के साथ साथ आपकी घंटी और किस चीज में बजनी चाहिए? अब यहाँ से अब मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रही हूँ। चलो क्योंकि मैंने सप्लायर की बात करी है, सप्लायर की बात करी है, तो पहले मैं सप्लायर की बात करती हूँ, फिर उसके बाद आपको डिफिकल्ट स्टेज पर लेके जाऊंगी। चलो तो हमने तो पढ़ा था सप्लायर के ऊपर कौन सा थ्रेट होता है, बताओ? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर का बार्गेनिंग पावर, यानी किसका पल्ला भारी है? सप्लायर का पल्ला Supplier। भारी है। अब आप मुझे बताओ, मैं जिस सप्लायर से लेकर आ रही हूँ वो नामी है और वो तो मुझे लो प्राइस पर दे रहा है, तो क्या सप्लायर बार्गेन कर रहा है, अपनी चला रहा है, या कोई बार्गेन नहीं है? बताओ। अब बताओ, क्या हमें सस्ते पे दे रहा है या कह रहा है नहीं महंगे पे लेके जाओ, जो प्राइस में सेट करूंगा वैसे लेके जाओ? बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन? सस्ते पे दे रहा है। सस्ते पे दे रहा है। अब जब कोई आदमी सस्ते पे दे रहा है, यानी कि दिस इज नॉट द थ्रेट टू मी, मेरी जो भी कंपनी है उसका नाम लिख सकते हो। तो क्या हो गया? क्या हो गया? सप्लायर वाला फैक्टर यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मुझे उससे थ्रेट नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि वो तो अपनी मनमानी कर ही नहीं रहा है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये बोल दूं कि देखो ये जो सामान है ना एब्जॉर्बेंट, इसके तो दीवाने बतेरे लोग हैं, 10,000 चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए लोग इस लाइन में लगे हुए हैं, है ना, और इसीलिए डिमांड जो है इसकी इंक्रीज कर गई है। जो ये एब्जॉर्बेंट यूज कर रहे हैं ना, इसकी डिमांड इंक्रीज कर रही है, और इसीलिए ये जो रिनाउंड सप्लायर था ना, इसने अपने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। तो अगर ये दिया होता तो क्या अब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लगता? यस। सारे बच्चे क्या मेरे साथ सेम पेज पर है? क्या सब बच्चों को समझ में आया? दोबारा सवाल पूछती हूँ, क्या इस सवाल के अंदर मुझे सप्लायर अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं। नहीं, हमें तो वो सस्ते पे माल दे रहा है। बोलो तरुण, बोलो रिया, बोलो दुर्गा, यस और नो? Yes, ma'am. अगर इस सवाल को मैं टिल्ट कर दूं और ये बोल दूं कि वो जो एब्जॉर्बेंट है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत सारी जगह किया जाता है, तो इसीलिए जो रिनाउंड सप्लायर है उसने प्राइस इंक्रीज कर दिया, और मेरी मजबूरी है कि मुझे तो उसी से लेना है, ठीक है, तो अब क्या अब आपको बार्गेनिंग पावर महसूस हो रही है बायर वो सेलर की? यस मैम। तो क्या अब Yes, अट्रैक्ट होगा? द आंसर इज Yes. यस, नॉट द। सो देयरफॉर यहाँ पर बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर लगा, बट लगते लगते भी नहीं लगा। क्या आप इतनी बात कैचअप कर पाए हो? चलो अब आगे चलो, यहाँ पर मुद्दा खत्म नहीं होता। तो जैसे ही मेरे बच्चों ने ये समझ लिया कि सप्लायर तो लगा ही नहीं, तो भैया एक बात बताओ, फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे? आगे क्वेश्चन ने बोला कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन ने क्योंकि ये पूछा है कौन सा फैक्टर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो इसका आंसर तो देना पड़ेगा। हमने तो इसका आंसर ढूंढा है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर नहीं लग रहा है
है ना। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ किस कौन सा प्रेशर महसूस हो रहा है। अब आप क्वेश्चन को समझे, यानी कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी सारे फैक्टर को टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि यार कौन से वाला प्रेशर दे रहा है मेरे को। अब बात समझ में आई है। सारे बच्चे मेरे साथ है, थम्स अप कर दीजिए अगर आप मेरे साथ है, लिटरली इतनी बात समझ पा रहे हैं तो। ठीक है, चलो। तो अब मैंने आपके आसानी के लिए एक टेबल बना रही हूँ। इस टेबल के अंदर ना मैं क्या करती हूँ भाई, मैं पांचों थ्रेड लिख देती हूँ। सबसे पहला थ्रेड जो है ना, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वाला था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर वाला था। और मुझे ये समझ में आ गया था कि सप्लायर तो हमें क्या दे रहा है, लो प्राइसेस पर दे रहा है, कंपैरेटिवली लो। भैया ये तो मेरे लिए क्या है, थ्रेट ही नहीं है ना। तो थ्रेट या फिर प्रेशर कोई आ रहा है नहीं, तो क्या लिख देंगे, नो थ्रेट एंड प्रेशर। चलो, तो अब बाकी जो पॉइंट्स है मैं वो भी लिख देती हूँ। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, और कौन कौन सा है, न्यू एंट्रेंट, और कौन सा है, राइवलरी, और लास्ट कौन सा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो क्यों मुझे ये बाकी चारों को यहाँ लाना पड़ा, क्योंकि उसने क्या वर्ड बोला है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। उसने बोला कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। और देखो फैक्टर नहीं बोला उसने, क्या वर्ड बोला, फैक्टर्स। यानी यानी ये भी हो सकता है, देखो ये नहीं लगा ना, ये तो नहीं लगा, हो सकता है ये लग जाए, बट ये लगने के बाद भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड क्या है बेटा, फैक्टर्स। हो सकता है एक से ज्यादा लग जाए, तो ये सारे के सारे टेस्ट हमें क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया एग्जाम में। अभी तक बच्चे को तैयार किया था ये कहते हुए कि क्वेश्चन आता है और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा वाला प्रेशर है। अब क्वेश्चन उल्टा आया, हमने आइडेंटिफाई ये कर लिया कि कौन सा नहीं लग रहा है, और फिर आगे उसने बोला कि बताओ फिर कौन कौन से लग रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, वाव वाला क्वेश्चन था। तो अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि बाकी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं आपको 2 मिनट देती हूँ। पूरा सवाल मैंने आपको 2 बार ही समझाया है, आप एक बार ट्राई करके देखो आपके हिसाब से कौन कौन से फैक्टर्स लग रहे हैं और मेरे को बता के देखो। चलो ट्राई करो अपी अपी एंड जस्ट मुझे बताओ फिर। हम बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो मदर्स जो यानी बायर है उनके लिए क्रूशल हुई है। क्या बात है। तो गाइस हेंस एक तो एक विक्ट्री और हमें मिल गई है कि ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली इट इज बिंग इवन प्रेफर्ड वर्ड था, क्या वर्ड था, हाउएवर वर्किंग मदर लविंग देयर प्रोडक्ट, है ना। तो जो हमारी मदर्स थी, वर्किंग मदर्स थी, वर्किंग मदर क्या कर रही हैं, मैं यहाँ कीवर्ड लिख दी जिससे आपको याद रहे, ठीक है। वर्किंग मदर्स तो इसको लाइक कर रही है, तो इसकी वजह से देर इज नो थ्रेट फ्रॉम द बायर ऑल्सो। डन। चलो आगे चलते हैं, न्यू एंट्रेंट के बारे में बताओ और राइवलरी और सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में बताओ। न्यू एंट्रेंट्स भी नहीं लगेगा इसमें, अच्छा क्यों, कि उसने कह रखा है कि हैव मैनी, मतलब बहुत सारी कंपनीज इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। मुद्दा खत्म। तो क्या मुझे किसी से थ्रेट है, तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। अब ओम ने स्पीड पकड़ ली है, अगर मैं शाम तक क्लास चला दूं अभी ओम आंसर करता रहेगा, इसको समझ में आ गया क्वेश्चन किसके ऊपर है। राइट ओम, राइट ओम। तो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, यानी कि मेरे को यहाँ से भी कोई थ्रेट नहीं है। आगे चलो, बढ़ते मैम जाओ यही बढ़ते। क्वेश्चन आपने फास्ट ट्रैक बैच में भी कराया होगा। शिट, शिट। आगे बताओ। हम सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, क्यों, क्योंकि न्यू एज डिमांड बता रहे हैं। क्योंकि देर इज नो क्या बोलते हैं, टॉकिंग अबाउट एनी अदर गुड्स। क्या इस गुड को किसी से कंपेयर किया गया, नहीं, नहीं। तो भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स भी नहीं है, नो अदर गुड्स। हम राइवलरी भी नहीं है।
अरे भैया कोई तो लगा दो इसमें, वो भी नहीं है। तुम कहते हो, मैं भी उस पर कांटा लगा देती हूँ। अब भैया दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर तुम्हें लगता है कि भैया कोई भी नहीं लग रहा है तो फिर ठीक है भाई, ओके, मैं लास्ट में लॉक कर दूंगी। आंसर पढ़ लो चलो एक तरीके से, अगर मान लो आंसर से आपको हिंट मिलता है तो आप वो भी पढ़ लो। सर आंसर के हिसाब से तो बार्गेनिंग पावर और सप्लायर है। तो कह रहे लग रहा है ना। बट देखो बेटा, क्वेश्चन में ना उसके आगे की लाइन पढ़ो, देखो क्या कहती है क्वेश्चन का आगे, ये रहा बेटा, देखो क्या लिखा है। सो उसने बोला ना बेटा कि क्या बोलते हैं यहाँ से, विच ऑफ द 5 forces of the competitive pressure would baby turtle experience due to the above factors, above setup, and what are the major factors to that can create the pressure for the product, and do you think baby turtle has advantage in some way to fight off this pressure? तो guys हम उसे बाद की बात बता रहे हैं, हम उसे बाद की बात बता रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, तो ये जो ब्रांड है इसमें जो कोर मटेरियल चाहिए उसकी एप्लीकेशन एरियाज काफी काफी अलग अलग चीज में यूज हो रहा है, इन द वेरियस अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन द वेरियस इंडस्ट्रीज यूज हो रहा है। देयरफॉर इट माइट भी ऐसा हो सकता है ना कि वो जो रिनाउंड सप्लायर है वो जो है बाद में भाव खाना शुरू कर दे। तो हम ये आगे आगे के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। और फिर उसने पूछा कि मैं इसको कैसे फाइट ऑफ कर सकता हूँ, यही तो उसने बात पूछी है। तो हम वैसे तो इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को कोई भी थ्रेट नहीं लग रहा है, इवन एज पर दिस टेबल कोई थ्रेट भी नहीं लग रहा है। बट इन द फ्यूचर व्हाट कैन इट बी, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो क्या है बेटा जी, दैट इज द कोर मटेरियल। एंड अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, ये रिनाउंड सप्लायर है, अगर मान लो आपके इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ एक टीचर हो या फिर एक टीचर बहुत सारे हो, एक टीचर है बहुत रिनाउंड है, ठीक है, और सब लोग उसी की क्लासेस लेने के लिए जाएं, तो और उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, तो फिर आप क्या करोगे, उनसे लोगे, बिकॉज बाकी पे आपका मन नहीं ठुकेगा, और इनसे इन्होंने भाव बढ़ा दिए हैं तो आपको क्लासेस उनसे लेनी पड़ेगी। ऐसा ही हाल कुछ इसका होगा। तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पर आंसर को फ्रेम किया है और बोला है कि वुड एक्सपीरियंस, वुड का मतलब क्या होता है, करेगा बाबा फ्यूचर में। बाद में करेगा, फ्यूचर की बात करते हैं, वुड एक्सपीरियंस। और अगर मैं यहाँ लिखती इज एक्सपीरियंसिंग तो वो प्रेजेंट होता। बता रहे हैं जो रिनाउंड है वो इस पोजीशन में भी है कि वो आगे जाके क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द प्राइसेस। वो बता रहा है कि आगे जाके ऐसा हो सकता है। अब क्लियर हो गया, ठीक है, चलो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप ट्राई करोगे लिखने का, ठीक है, ट्राई बिल्कुल करोगे, अच्छा क्वेश्चन है, मैं देखना चाहती हूँ आप कैसे इसको लिखते हो, मैं आपको हिंट नहीं दे रही हूँ, ओके, आपको ट्राई करना है। उसके बाद अगर आपसे नहीं लिखा जाएगा तो मैं इसको आंसर को फ्रेम करके मैं दिखाऊंगी, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे ही इस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में डालता है, ठीक है, डन, चलो। हाँ पूर्वांशी बोलो बेटा। नहीं नहीं मैम, आपने बोला डन तो इसलिए बोल। ओके डन, चलो ठीक है, ओके। तो अब आज का होमवर्क ये क्वेश्चन नंबर 11 आज का होमवर्क है बेटा। मैम वो आपने वो कीवर्ड्स लिखवाए थे ना, वो बता दो एक बार। ओके, जो मैंने टेबल बनाई थी बेटा, ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर का लिखा है लो प्राइसेस, थ्रेट तो किसी का है ही नहीं, कॉमन है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर में वर्किंग मदर्स लाइक करती हैं। न्यू एंट्रेंट जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, जो कि ओम ने बताया था। राइवलरी के बारे में कोई बात ही नहीं है, और ज्यादा लोग जो है जाना भी नहीं चाहते हैं, तो बात ही खत्म। सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में कोई इन्फो नहीं है, देयर आर नो अदर गुड्स, या फिर इन्फो नॉट अवेलेबल, ओके मैम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप रिमेनिंग पार्ट करके आएंगे, ठीक है, ऑफ दिस चैप्टर। माइकल पोर्टर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, पीएलसी हमने कवर कर लिया, बस माइकल पोर्टर का जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स के ऊपर है, मुझे एक क्वेश्चन अच्छे से कराना है, अदरवाइज इट इज ओवर नाउ। तो रिमेनिंग पार्ट आप चैप्टर नंबर 2 का रीड करके आएंगे एक बार, ताकि हम जब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस परफॉर्म करें तो आपको चीजें समझ में आए। इज दैट क्लियर? तो आज हमने क्वेश्चंस को ज्यादा क्रैक करना सीखा है, बिकॉज इस वाले टॉपिक के अंदर क्रैकिंग वाज रियली वेरी इंटेंस। ठीक है, ओके, चलो। तो और कोई डाउट है किसी को? नहीं है? मैम हाँ, आपको ना चैप्टर 1 का क्वेश्चन 1 फ्रेम करके भेजना, चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं फ्रेम करके भेजूं? हाँ, आपने बोला था कि वो मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो। तो मैंने फ्रेम करके नहीं भेजा, मैंने एक क्वेश्चन तो फ्रेम किया था, वो कौन सा था? मैम वो 3 था। ठीक है, अभी 1 मेरा होमवर्क है, ठीक है, डन। ओके, सो आज मैं आपकी कॉपीज चेक नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो अर्ली, आई हैव अ मीटिंग एट 12:15, तो आई हैव टू रश टुडे, आई एम नॉट गोइंग टू चेक द कॉपीज। ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर दैट। कल मैं आ जाऊंगी, आपकी कॉपीज कल वाली या आज वाली जो भी होंगी वो हम दे देंगे टाइम आपको एक्स्ट्रा, ठीक है। So that's it for today's class. Meet you tomorrow and in the evening as well. So शाम को MCQ सेशन जरूर अटेंड करें, YouTube पर होगा, तो जरूर आए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। चलो गाइस, ओके, बाय बाय।